हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट क्लास तक की अगर मैं बात करूं तो हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम। इसके अंतर्गत हमने कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन में काम में आता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एंजाइम्स की मैकेनिज्म क्या होती है और एक विशिष्ट प्रकार का कैटालिस्ट जिसे जियोलाइट कहते हैं उसके बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम के गुणधर्म, एंजाइम के गुण धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला गुणधर्म अगर अपन बात करें तो एंजाइम की एक कैटालिस्ट ही है। तो जो नेचर कैटालिस्ट की है वो किसकी होने वाली है, एंजाइम्स की होने वाली है। एंजाइम की बहुत थोड़ी सी मात्रा किसी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा देती है, यानी 10 की पावर 6 गुना तक बढ़ा देती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा ही एंजाइम की बहुत ज़्यादा रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकती है, यानी इसकी बहुत ही कम मात्रा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एंजाइम मोस्ट हाईली एफिशिएंट होते हैं। इनकी प्रभाविता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूक्ष्म मात्रा से ही किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला कैरेक्टर हम क्या कह सकते हैं एंजाइम के लिए, मोस्ट हाईली एफिशिएंट या सर्वाधिक प्रभाविता। मोस्ट हाईली एफिशिएंट या सर्वाधिक प्रभाविता किसी भी रिएक्शन की रेट को 10 टू पावर 3 टू 10 टू पावर 6 गुना तक एंजाइम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और किसके द्वारा, बहुत ही थोड़ी मात्रा के द्वारा, यानी 1 मोल के 1/10 की पावर 6वें भाग के द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो ये क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है, माइक्रो क्वांटिटी है। इसके द्वारा इतना रेट बढ़ाया जा सकता है, यानी थोड़ी सी मात्रा ही बहुत ज़्यादा अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है मोस्ट हाईली एफिशिएंट। सेकंड, एंजाइम की नेचर होती है हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक यानी विशिष्टता। विशिष्टता ये क्या होती है, बात करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा, यानी प्रत्येक जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसके लिए एंजाइम फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अपने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन हो रहा था, अल्कोहल बन रहा था, तो उस रिएक्शन में जाइमेज एंजाइम काम में आ रहा था। तो वहाँ पे जाइमेज ही इस प्रोसेस को कर सकता है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि डाइस्टेज या इन्वर्टेज भी ये काम कर सकता है। यानी एक एंजाइम के लिए जो होने वाली रिएक्शन है वो फिक्स है और उसी फिक्स रिएक्शन को एंजाइम क्या कर सकता है, कैटालिस्ट कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। और अदर ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम आके किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित कर दे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। सेकेंड कैरेक्टर। थर्ड की हम बात करें तो थर्ड है, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए, एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए, अधिकतम एक्टिवेशन के लिए, मैक्सिमम एक्टिवेशन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स पीएच होती है। मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स का जो एक्टिवेशन है वो अधिकतम कब होता है, किस टेम्परेचर पे होता है, किस पीएच पे होता है। तो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
कई जगह पे आपको 25 to 37 मिल सकता है। और पीएच की बात करें तो 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम्स का एक्टिवेशन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और 7.4 डिग्री पीएच पर 7.4 पीएच पर एंजाइम्स का एक्टिवेशन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और पीएच की वैल्यू क्या है, 7.4 पीएच। इस पर एंजाइम्स का एक्टिवेशन मैक्सिमम होता है। तो इस टेम्परेचर को एक नाम दिया जाता है, क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप। और इसी प्रकार से पीएच को भी क्या बोल दिया, ऑप्टिमम पीएच, अनुकूलतम पीएच। तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच एंड व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की सक्रियता, एक्टिवेशन सर्वाधिक होता है। ऑप्टिमम पीएच क्या है, वह पीएच है जिस पर एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक होती है। तो किसी भी एंजाइम की सर्वाधिक एक्टिवेशन, मैक्सिमम एक्टिवेशन या सर्वाधिक सक्रियता कहाँ पे होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर होगी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है कोलोइडल नेचर। कोलोइडल नेचर, कोलोइड हमारा इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कोलोइडल नेचर है, यानी एंजाइम किस नेचर के, कोलोइडल नेचर के हैं। यानी जब इनमें किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिला दे, जब एंजाइम में किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया जाए तो एंजाइम का क्या हो जाता है, एंजाइम्स का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। ये पूरा हमने डिस्कस करना है आगे के हमारे टॉपिक में। तो एंजाइम्स की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक नेचर है। और जब एंजाइम में किसी कोलोइडल नेचर है, और जब किसी एंजाइम में इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट को मिला देने पर एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो नेचर कैसी है, कोलोइडल नेचर। इसके अलावा हम बात करें प्रोमोटर्स एंड कोएंजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोमोटर्स एंड कोएंजाइम, यानी वर्धक, इसको क्या कहते हैं, वर्धक तथा सह एंजाइम। ये क्या है, देखिए कुछ पदार्थ या कुछ आयन, और मोस्टली मैं कहूँ धातु आयन, इस प्रकार के होते हैं कि एंजाइमों की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। नाम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, प्रोमोटर, वर्धक। यानी ऐसे आयन, ऐसे धातु आयन जो एंजाइम्स की नेचर को क्या कर रहे हैं, जो एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने वाले आयन्स क्या कहलाएंगे, प्रोमोटर्स कहलाएंगे या कोएंजाइम्स कहलाएंगे। इसके अंतर्गत जो मोस्टली एग्जाम्पल लिए जाते हैं, देयर इज Cu2+, Zn2+, मैग्नीज, कोबाल्ट 2+ एंड Fe3+। ये कुछ आयन है आदि। इस प्रकार के आयन्स एज ए प्रोमोटर्स यूज होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिवेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। इसी प्रकार से बात करें हम नेक्स्ट, तो पॉइजन या एंजाइम पॉइजन बोल दूं मैं इसको, एंजाइम पॉइजन यानी एंजाइम विष। एंजाइम विष ये क्या है, एंजाइम विष, जैसे अपन ने प्रोमोटर्स तो क्या कर रहे थे, एंजाइम की एक्टिवेशन को बढ़ा रहे थे, जबकि विष क्या करते हैं, एंजाइम्स के एक्टिवेशन को या तो कम कर देते हैं या खत्म ही कर देते हैं, समाप्त ही कर देते हैं। इन्हें कहते हैं एंजाइम पॉइजन। और एंजाइम पॉइजन के लिए मोस्टली जो हम बात करते हैं वो है हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड। ये एंजाइम के एक्टिवेशन को समाप्त कर देते हैं। तो ये है एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखिएगा। मोस्टली हाई एफिशिएंट, यानी थोड़ी सी मात्रा ही अत्यधिक जो अणु हैं रिएक्टेंट के उनको उत्प्रेरित कर सकती हैं।
हाईली स्पेसिफिक एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा। टेम्परेचर एंड पीएच, जिस ताप पर और जिस पीएच पर एंजाइमों की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है उन्हें कंटिन्यूअसली क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। कोलोइडल नेचर, नेचर कैसी है, कोलोइडी, और जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो एंजाइम्स का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। प्रोमोटर्स क्या हैं, जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और विष क्या है या पॉइजन क्या है, जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को कम करते हैं या समाप्त कर देते हैं। तो इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए या राइट डाउन कर ले, फिर आगे बात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से होती है। देखिए, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि किसके द्वारा दी गई थी, साइंटिस्ट थे माइकेलिस मेंटेन। माइकेलिस मेंटेन के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा दी गई थी, माइकेलिस मेंटेन ने एंजाइम की जो मैकेनिज्म है उसको समझाया था। एंजाइम की मैकेनिज्म को किस थ्योरी से समझाया जाता है, लोक एंड की थ्योरी, लोक एंड की थ्योरी के द्वारा, यानी ताला कुंजी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। व्हाट इज लॉक एंड की थ्योरी, यानी जिस प्रकार से एक ताला एक निश्चित चाबी से ही खुलता है, उसी प्रकार से एक एंजाइम एक निश्चित सबस्ट्रेट क्रियाधार पे ही जाके रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम जाके किसी भी सबस्ट्रेट पे जाके किसी भी क्रियाधार पे जाके क्रिया कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा, निश्चित होगा। किस प्रकार से, जैसे एक चाबी के लिए, एक कुंजी के लिए, एक की के लिए लॉक फिक्स होता है, ताला फिक्स होता है, उसी प्रकार से एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट फिक्स होता है। इसे कहते हैं ताला कुंजी सिद्धांत। ठीक है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से इस मैकेनिज्म को हम शो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एंजाइम है और एंजाइम को हम शो कर दें इस प्रकार से। एंजाइम को हम कैसे शो कर दें, ये क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइम। एंजाइम को शॉर्ट में ई से शो कर दें, ई फॉर एंजाइम। ओके, अब देखिए यहां पे दूसरा हम ले रहे हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक तो ये वाला सबस्ट्रेट है, जो अपन ताला कुंजी की बात करें ना उसको अपन देखते हैं। एक तो ये वाला सबस्ट्रेट है, दूसरा ये वाला सबस्ट्रेट है, तीसरा ये वाला सबस्ट्रेट है। तो आप बताइए मुझे कि इस एंजाइम, यह एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट पे जाके फिक्स हो सकता है, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। आइडिया लगाइए, क्या थर्ड पे फिक्स हो सकता है, इसकी शेप देख लें आप लोग, हो सकता है यहाँ पे तो हो जाएगा, पर यहाँ पे नीचे हो जाएगा, नहीं होगा। सेकंड पे शिफ्ट हो सकता है, शेप यहाँ पे हो सकता है, देखिए मैच करिए दोनों को, क्या ये फिक्स हो जाएगा इसमें आके, नहीं होगा। क्या फर्स्ट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी ये है लॉक की थ्योरी। तो फर्स्ट में ये फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये वाला एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे काम करने वाला है। सबस्ट्रेट को हम किससे डिनोट कर दें, एस से।
क्रियाधार सबस्ट्रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट ने क्रिया करी और बनाया क्या, फिक्स हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखो इस प्रकार से फिक्स हो गया और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मैं इसको ES कॉम्प्लेक्स बोल दूं, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। इस प्रकार से क्या चेंजेज आने देख लीजिए, यहाँ पे खांच बन रही है धीरे धीरे, ये रहा। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं हुई थी इसमें सबस्ट्रेट में, अभी देखिए यहाँ पे क्रिया हो रही है और क्या बन गया ये EP कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं इसकी। तो अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अब कन्वर्ट होने वाला है, यानी इससे प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। जैसा कि कैटालिस्ट के लिए कहा जाता है कि कैटालिस्ट रिएक्शन होने के पश्चात वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ES कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हुआ है, EP कॉम्प्लेक्स में। और EP कॉम्प्लेक्स क्या बना देगा, एंजाइम आपने जैसा लिया था वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपको एंजाइम प्राप्त हो गया जैसा लिया था, और साथ में आपको मिल गया, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, एंजाइम, और ये क्या है, प्रोडक्ट। यही है माइकलिस मेंटेन के द्वारा दी गई जो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस है उसमें। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये क्या है, एंजाइम, और ये क्या है, सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट ने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हुआ, यहां से फिर आगे ये इसी से कंटिन्यू चल रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से एटलीस्ट आपको क्या प्राप्त हुए, एंजाइम एंड प्रोडक्ट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। यानी E+P ने क्या बनाया, EP कॉम्प्लेक्स। ओके, EP कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हुआ, ES है ना, ES कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ के क्या बना रहा है, ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, तो ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, EP कॉम्प्लेक्स। ध्यान दें, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े, क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या बना देगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स किसका निर्माण करेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट का। दिस इज द बेसिक थीम फॉर दिस थ्योरी। ध्यान में रखिएगा, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक विशिष्ट प्रकार के, स्पेशल प्रकार के कैटालिस्ट के बारे में, जो कि है जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है जियोलाइट, देखते हैं। जियोलाइट कैटालिसिस, जियोलाइट कैटालिसिस क्या है, जियोलाइट कैटालिसिस देखिए। जियोलाइट कैटालिसिस, इसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है जो कि है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव
कैटालिसिस। जियोलाइट कैटालिसिस तो है वैसा का वैसा रहेगा। सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब क्या है कि आकार वर्णात्मक या चयनात्मक, आकार वर्णात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरक, ये है इसका सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब। तो उत्प्रेरण या उत्प्रेरण, कैटालिस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैटालिसिस या कैटालिस्ट, जो प्रोसेस है वो क्या है? कैटालिसिस है, और जो सब्सटेंस है वो क्या है? कैटालिस्ट है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये है क्या? ये है 3 डायमेंशनल त्रिविमीय एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एल्यूमिनो सिलिकेट्स, देखिए 11वीं क्लास में सिलिकेट्स आपने पढ़े हैं, तो उन्हीं सिलिकेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या थे? एल्यूमिनो सिलिकेट्स यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या है कि सिलिकेट्स ही थे, परंतु कुछ स्थान पर क्या हुआ, जो डीपली है मेन रूप से ये क्या थे? सिलिकेट्स ही थे, परंतु कुछ स्थान पर क्या हुआ है? सिलिकॉन के स्थान पर एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ये है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, इनका पता चल गया आपको कि इनको क्या कह रहे हैं हम? इनको कह रहे हैं हम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये क्या थे? सिलिकेट्स ही थे, परंतु कुछ स्थान पर सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर, सिलिकॉन एटम्स के स्थान पर कौन आ चुका है? एल्यूमिनियम आ चुका है। अब हम बात करते हैं इनके कॉमन फॉर्मूला की। इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? इनका कॉमन फॉर्मूला है MnAlO2 का होल X SiO2 का होल Y Z.MH2O। ठीक है, यहाँ पे M क्या है? M इज मेटल। M क्या है? यहाँ पे धातु, मेटल को यहाँ पे शो किया गया है M से, और N है इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक बात है। और यहाँ पे ये M क्या है? जितना क्रिस्टल ये है, वाटर का नंबर होगा वो यहाँ पे स्मॉल m से शो किया गया है। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। तो फिर से देखिए, ये क्या थे? सिलिकेट्स ही थे। यहाँ पे कुछ स्थानों पर सिलिकॉन के स्थान पे कौन आ चुका है? एल्यूमिनियम आ चुका है। ठीक है, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है। अब ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी जो नेचर है वो कैसी होती है? इन पर पोरस एंड कैविटीज, इन पर पोरस एंड कैविटीज यानी छिद्र और गुहिकाएं, इन पर छिद्र और गुहिकाएं पाई जाती हैं। कैसे समझने की कोशिश करिएगा। छिद्र और गुहिकाएं, जैसे कोई एक स्पंज होता है, स्पंज पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जो पोर है उसके अंदर क्या होगी? एक छोटी सी नली भी तो होगी ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गुहिका। तो जो ये जियोलाइट्स है, इन पे छिद्र भी है, पोर्स भी है, पोरस भी है, और साथ में क्या है? इनमें गुहिकाएं भी पाई जाती हैं, कैविटीज भी उपस्थित इनमें होती हैं। यानी कि इनके द्वारा रिएक्शन जो कैटालिस्ट ये करेंगे, कैटालिस्ट के रूप में जहाँ पे ये यूज होंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? इनके छिद्रों पे। ध्यान दें, यहाँ पे ये एक कैटालिस्ट है और इस पे छिद्र है, तो इस छिद्र में जो सबस्ट्रेट फिट हो सकता है, जो सबस्ट्रेट इस पोरस में, इस पोर में जा सकता है, वही सबस्ट्रेट तो रिएक्टिव हो सकता है। अब कोई इस छिद्र में फिट ही नहीं हो रहा है, इस छिद्र में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या वहां पे ये रिएक्शन उत्प्रेरित होगी? क्या यहाँ पे ये कैटालिस्ट के रूप में काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर ही नहीं जा पाया सबस्ट्रेट। तो इसलिए नाम क्या दिया इसको? सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, आकार वर्णात्मक चयनात्मक। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ये कैटालिस्ट के रूप में यूज होते हैं, उस रिएक्शन में इनके द्वारा जो सबस्ट्रेट का सिलेक्शन है वो कैसे किया जाता है? उसी सबस्ट्रेट को ये रिएक्टिव कर सकते हैं जो इनकी पोर और कैविटी, छिद्र और गुहा में फिट हो सकता है। इन पर जो छिद्र पाए जाते हैं उनका साइज क्या होता है? उनका साइज होता है 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर। यानी जो सबस्ट्रेट, जो क्रियाकारक इन छिद्रों के इस शेप में
फिट हो जाएगा उसे तो ये उत्प्रेरित कर देंगे, अदरवाइज ये उत्प्रेरित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नाम दिया है शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। साइज ऑफ पोर्स, ये क्या है? साइज ऑफ पोर्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे चलें। ओके, अब देखिए, जब इस जियोलाइट में जल भर जाता है, जब इस जियोलाइट में जल भर जाता है तो जल भरे हुए जियोलाइट को कहते हैं हाइड्रेटेड जियोलाइट। हाइड्रेटेड जियोलाइट। जब इसमें पानी भर गया इसमें पूरे में तो आप इसे क्या कहोगे? हाइड्रेटेड जियोलाइट, जल योजित जियोलाइट। और जब आप इसे हीट दोगे तो इसमें से क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक बात है? ओके, ये है आपका जियोलाइट से रिलेटेड मैटर। तो जियोलाइट क्या है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स है। कुछ स्थानों पर सिलिकॉन के स्थान पे कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है? MnAl2 का होल X SiO2 का होल Y का होल Z दोनों का डॉट MH2O। M क्या है? मेटल है। N क्या है? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है। इन पे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। छिद्रों के क्या है? गुहिकाएं भी है। किसे उत्प्रेरित कर सकते हैं? जो क्रियाधार इनके छिद्रों और गुहिकाओं में फिट हो सकता है। इनका साइज क्या है? 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर इनका साइज है। जब इनमें पानी भर जाता है तो आप इनको क्या कहते हो? जल योजित जियोलाइट। अब आगे अपन बात करते हैं कि जियोलाइट काम में कहां कहां आता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल अपन इसको डिस्कस करते हैं। 11th क्लास में पढ़ा भी है हमने कि परम्यूटेट, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया इसका परम्यूटेट। परम्यूटेट नाम सुना होगा आपने। परम्यूटेट इसका अपन पहला एग्जांपल लेते हैं कि क्या है परम्यूटेट। देखिए, परम्यूटेट क्या काम करता है? परम्यूटेट करता है हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर। कठोर जल को किस में बदलता है? मृदु जल में। कठोर जल को मृदु जल में बदलता है। ये 11th क्लास में मेथड खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारा। कठोर जल को मृदु जल में ये बदल रहा है। परम्यूटेट क्या कर रहा है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? परम्यूटेट के द्वारा किया जाता है, जो कि एक जियोलाइट है। ओके, इसी प्रकार से एक और जियोलाइट ZSM5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ZSM5 क्या करता है? ZSM5 क्या करने वाला है यहाँ पे? ZSM5 एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने वाला है। गैसोलीन यानी कि पेट्रोलियम में बदलने वाला है। ZSM5 क्या कर रहा है? एल्कोहल को गैसोलीन में बदल रहा है। कैसे? ये क्या करता है? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। एल्कोहल का क्या करता है? निर्जलीकरण करता है और आपको यहां पे क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यहां पे आपको प्राप्त होते हैं और इसी में से क्या प्राप्त किए जाते हैं? पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि ZSM5 ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए या ZSM5 का क्या यूज होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये अल्कोहल को गैसोलीन में बदल देता है। ठीक है, ओके। तो गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारा एडसॉर्प्शन और कैटालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कोलॉइड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, लिखते रहिए, नोट्स बनाइए, सेल्फ लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।